Hare Krishna. So in this particular video, we'll continue with the principle of calorimetry. ठीक है? Principle of calorimetry में you have to understand when two bodies are mixed. So for example, this is a beaker and here is some liquid which is kept. And when inside इसके अंदर में अगर हम कोई भी एक चीज डाल देते हैं, तो there will be some exchange of heat. अगर ये दोनों का टेम्परेचर अलग है, say for example this is T1 डिग्री सेंटीग्रेड and this one is T2 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अगर T2 is greater than T1, कौन किसको हीट देगा? T2 अगर ज्यादा है तो T2 will give the heat to the liquid, and in case Q flows from, say this is A and this is B, so if T2 is more, Q flows from where? A to B, and in case T1 ज्यादा है अगर T2 से, तो Q will flow from where? From B to A. T1 अगर ज्यादा है तो, ठीक है? So it actually, और ये हीट जब भी फ्लो करता है, कब तक फ्लो करते रहेगा? जब तक T1 या टेम्परेचर ऑफ A विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ B. जब तक ये कंडीशन अचीव नहीं होता, Q विल कंटिन्यू टू फ्लो, और Q फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. Q will continue to flow and it flows from higher temperature to lower temperature. से बेसिक बातें हैं, पता है आप लोग. फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर तक फ्लो करता है. तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है? Principle of calorimetry, this states that heat gained by some particles in a system is equal to the heat lost by other particles of the system, by other bodies in the system. ठीक है? heat gained by some bodies will be equal to heat lost by other bodies in the system. This is principle of calorimetry. Suppose मैं एक बॉडी हूं और कोई एक दूसरा बॉडी है, तो मैं जितना हीट लूज करूंगा, सपोज मेरा टेम्परेचर ज्यादा है, कोई दूसरा बॉडी इसका टेम्परेचर कम है, अगर हम दोनों को कॉन्टैक्ट में लाया गया, मेरा टेम्परेचर ज्यादा है तो मेरे से हीट फ्लो करेगा, वो वाले बॉडी में इसका टेम्परेचर कम है, तो जितना मैं हीट लूज करूंगा उतना ही वो गेन करेगा. दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. कितना हीट गेन करेगा और कितना हीट लूज करेगा वो कैसे पता चलेगा? Q इक्वल टू एम एच डेल्टा थीटा से. तो ऐसे करके इक्वेट करके वी हैव टू फाइंड द फाइनल टेम्परेचर्स. ऐसा करके क्वेश्चंस पूछता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक दो एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं. सपोज ये वाटर है, कंसिडर वाटर का मास 100 ग्राम और वाटर का इनिशियल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड. इसमें हम क्या घुसा है? एक आयरन का क्यूब घुसा दिए. एक आयरन का क्यूब घुसा है जिसका मास है, छोटा लेते हैं चलो, 20 ग्राम्स. इसका इनिशियल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द आयरन, लेट अस से दैट इज 0.6 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है? तो बोला फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. इस मिक्सचर का यू हैव टू टेल द फाइनल टेम्परेचर. ट्राई करिए एक बार खुद से. आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन जस्ट सिमिलर टू दिस. बिल्कुल इसी टाइप का एक और क्वेश्चन वी कैन हैव. से अगेन दिस इज वाटर and there are two objects that are kept. Mass of the water again 100 gram and initial temperature is 20 degree centigrade. यह A और यह B. Specific heat capacity of A 0.6 calorie per gram per degree centigrade and the mass of A 10 gram. Specific heat capacity of B 0.8 calorie per gram per degree centigrade and the mass of B 20 ग्राम. इसका इनिशियल टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका इनिशियल टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है? अगेन फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कितना होगा वो बताना है. सबका इनिशियल टेम्परेचर दे दिया ना, स्पेसिफिक कैपेसिटी दे दिया, मास दिया, पानी का मास, उसका मास, सब ठीक, सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है. यहाँ पे भी सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. आई हैव टू फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. तो हम जो रूल अप्लाई करेंगे वो ये अप्लाई करेंगे कि जो बॉडी ज्यादा टेम्परेचर पे है वो हीट रिलीज करेगा और जो बॉडीज कम टेम्परेचर पे है दे विल एक्सेप्ट हीट. सो कंसिडर इन दिस पर्टिकुलर केस ज्यादा टेम्परेचर पे कौन है? पानी का मास तो 40 डिग्री सेल्सियस है, आयरन का मास 100 डिग्री सेल्सियस. सो आयरन, अब ध्यान देखना, थोड़ा धीरे धीरे बताऊंगा.
वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना है देख, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा और आयरन का जो टेम्परेचर है इनिशियल, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जाहिर सा बात है जो फाइनल टेम्परेचर होगा दैट विल बी समथिंग इन बिटवीन दीज टू, क्योंकि आयरन अपना हीट देगा और वाटर वही हीट एक्वायर करेगा, तो वाटर का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा और आयरन का टेम्परेचर थोड़ा सा घटेगा। सो लेट द फाइनल टेम्परेचर बी टी। ठीक है, तो आयरन कितना हीट लूज किया अगर इसका टेम्परेचर टी हो गया तो? आयरन जो हीट लूज किया दैट इज द मास ऑफ आयरन। मास ऑफ आयरन कितना दिया हुआ है 20 m। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन? सो ms। एंड व्हाट इज डेल्टा टी? हीट लॉस्ट। सो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा इनिशियल? इनिशियल ज्यादा है आयरन के लिए, क्योंकि आयरन हीट लूज किया ना, हीट लूज किया, उसका टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो फाइनल टेम्परेचर कम होगा। मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। इनिशियल था 100, फाइनल है टी। तो इतना हीट लूज किया है। प्लस माइनस का झमेला मत रहना, पहले बता रहा हूँ, पॉजिटिव रखना इसको, क्योंकि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना, हीट गेन्ड, तो मैग्नीट्यूड वाइज ही लिखेंगे हम दोनों साइड में, दोनों साइड में मैग्नीट्यूड वाइज ही लिखेंगे, इसीलिए साइंस का झमेला हटा देना। इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है ना 100 आयरन के लिए, बाद का टेम्परेचर कम हो गया है, तो मेरे को चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ हीट लॉस्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हीट लॉस कितना होगा, बिकॉज टी इज लेस देन 100। ठीक है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट गेन्ड बाय वाटर। तो वाटर का मास इज 100 ms, डेल्टा थीटा कितना होगा? अब वाटर का टेम्परेचर विल इंक्रीज, सो देयरफॉर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है 40। तो जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। देख 0.5 25 जा, so this is 60 minus 0.60, कहाँ लिख दूं, यहाँ कर दे रहा हूँ। This is 60 minus 0.60, so this is equals to, यहाँ पे काटा तो 5t minus 200, 5t minus 200, so what does this mean? 260 equals to 5.60, so the temperature is 260 by 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको हम 4 से काटे, 4 6 24, 65, 650, 4 14 से, फिर से कट सकता है, 2 7 एंड 2 into 325, so 40 समथिंग आ रहा है। 7, this is approximately how much? 7 4 28, 45, 7 6 42.30, 7 4 28, 23, 46.43 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट आ रहा है। सो देख वाटर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा नहीं, एक तो वाटर का मास बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ये जो आयरन क्यूब लिया, हालांकि टेम्परेचर आपको लग रहा होगा 40 100, मतलब समवेयर बिटवीन 70 डिग्री सेल्सियस चला जाना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पानी का मास बहुत ज्यादा है तो पानी का टेम्परेचर ज्यादा चेंज करेगा नहीं। एक तो पानी का मास बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आयरन, दूसरा पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज्यादा इन कंपैरिजन टू आयरन, इसलिए जो टेम्परेचर शिफ्ट करेगा वो बहुत कम शिफ्ट किया, 40 से 46 तक ही गया। ठीक है, ये दो रीजन है। प्रैक्टिकली आपको समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर का चेंज जो आएगा वो डिपेंड करता है सारे फैक्टर्स पे कि कितना मास किसका लिए हैं। वाटर का मास बहुत ज्यादा लिए ना, तो वाटर के जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा। और दूसरा रीजन ऑन टॉप ऑफ दैट वही बता रहा हूँ आपको कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है और ज्यादा हैवी इन कंपैरिजन टू आयरन, इसलिए आयरन का टेम्परेचर ज्यादा जल्दी चेंज करेगा। तो आयरन जल्दी भागेगा 100 से यहाँ तक और ये 40 से 46 तक ही पहुंचेगा। ठीक है, सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन्ड। ठीक है, अच्छा अगर मल्टीपल बॉडीज मिला दे जैसे कि आप क्वेश्चन 2 में देख रहे हैं, सो यू कैन टेक टी जस्ट एज आई मीन जस्ट टेक दिस टी एज अ जनरल टेम्परेचर। जनरल टेम्परेचर का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा हीटेड बॉडी कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, बी। बी का हीट सबसे ज्यादा है तो हम मानते हैं बी घट के फाइनल इसका टेम्परेचर हो गया टी, कोई दिक्कत नहीं ऐसा मानने में। फाइनल टेम्परेचर हम उसका मान सकते हैं कितना हो गया टी, और हम मानते हैं कि ये जो टी टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस, ए का इनिशियल टेम्परेचर कितना था 60 डिग्री सेल्सियस, उससे छोटा हम मान लेते हैं, मानते हैं कि उससे भी छोटा है, उससे ज्यादा उससे बड़ा भी मानेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है, क्योंकि इक्वेशन के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस माइनस एडजस्ट हो जाता है। मैं करके दिखाता हूँ, देखो
आई जस्ट शो यू, सी यहाँ पे कर देते हैं। पहले मानते हैं कि T 60 डिग्री सेल्सियस से भी छोटा हो गया, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इट इज लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों मान रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पे A का टेम्परेचर इनिशियल 60 डिग्री है, इसका 80 डिग्री है और पानी का 20 डिग्री है। पानी का तो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, ये दोनों का घट सकता है। मतलब आई एम अज्यूमिंग दीज टू हैव रिलीज्ड हीट। समझो, आराम से समझो। आप पहले सोचो कि टेम्परेचर किसके किसके बीच में रखना है आपको। आप जहां चाहे टेम्परेचर रख सकते हैं। यू कैन अज्यूम दैट टेम्परेचर इज समवेयर बिटवीन 60 एंड 80। दोनों तरीके से कर लेते हैं। चलो, मेथड 1, लेट टेम्परेचर बी इन बिटवीन 60 टू 80। ठीक है, 60 से 80 के बीच में मानता हूं फाइनल टेम्परेचर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसने किसने हीट दिया। इसका मतलब है Q इज गिवन ओनली बाय B एंड Q इज टेकन बाय वाटर एंड A, क्योंकि A का टेम्परेचर बढ़ा है ना। अगर 60 से 80 के बीच में मानूंगा फाइनल टेम्परेचर है मिक्सचर का, अगर मैं कहता हूं कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज बिटवीन 60 टू 80, तो हमने अजम्पशन लिया है कि A भी हीट एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाया है। तो हीट कौन कौन लिया है? सिर्फ B हीट दिया है, बाकी सब हीट लिया है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ऐसे अप्लाई करेंगे। मैं बस इक्वेशन लेके दिखाता हूं आपको। देख, Q गिवन बाय B, तो Q कितना हीट देगा, मतलब B कितना हीट देगा? B का मास M S डेल्टा थीटा, उसका ज्यादा माइनस छोटा, पॉजिटिव रखना, बार बार कह रहा हूं। इतना हीट इज गिवन, हाउ मच हीट इज टेकन? वाटर कितना हीट लेगा? M S डेल्टा थीटा T माइनस 20। इतना हीट वाटर लिया, और A कितना हीट लेगा देखो, प्लस M, मास ऑफ A कितना है? M, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ A MS डेल्टा थीटा बोले तो T माइनस 60। हीट ले रहा है, मतलब सारा टर्म पॉजिटिव है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सो हीट दैट इज गिवन विल बी इक्वल टू हीट दैट इज टेकन बाय द अदर बॉडीज। सॉल्व करने पे T का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना है। ठीक है ना? पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, वो देख लेना है, कैसा भी आ सकता है। सो फाइनल टेम्परेचर है ना, तो पॉजिटिव ही आएगा। फाइनल टेम्परेचर है, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा, दूसरा तरीका, कोई बच्चा अगर मानता है कि सर मैं तो बोलूंगा कि 60 डिग्री सेल्सियस से भी छोटा हो गया फाइनल टेम्परेचर, मेथड 2। अगर आप बोल रहे हैं 60 डिग्री सेल्सियस से भी छोटा हो गया, इसका मतलब ये भी कुछ हीट दिया होगा, तभी तो इसका टेम्परेचर, जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर है, वो 60 डिग्री सेल्सियस से भी छोटा हो गया। मान लो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब पानी का 20 से 40 हुआ। पानी का 20 था ना, 20 से 40 हुआ। मान लो फाइनल 40 है, तो पानी का कहां से कहां गया? 20 से 40 गया ना, इसका मतलब वो हीट, इट हैज एब्जॉर्ब्ड हीट। For A, if we consider it has gone from 60 to 40, it has released heat. Therefore, its temperature has gone down. And same is the case with B. B's initial temperature was 80 degrees Celsius, and if I tell that final is 40 degrees Celsius, it means that it has also released heat. Therefore, the temperature has gone down. So, let us say this is the case, that final temperature is less than 60 degrees Celsius. So, what are the bodies that has taken up heat? Only water. Only water has taken up heat. तो उसके लिए क्या लिखेंगे? M S the delta theta is T minus 20, and this should be equal to heat that is released. What heat A will release? Mass of A, specific heat capacity of A, and it is releasing heat. So 60 minus T, ज्यादा माइनस छोटा, फाइनल टेम्परेचर कम हो जाएगा ना इसका A के लिए। ये A का एक्सप्रेशन है भैया, A का फाइनल टेम्परेचर तो कम हो जाएगा ना, तो इतना हीट रिलीज करेगा। प्लस B के लिए क्या है? M S डेल्टा टी बोले तो 80 माइनस टी। अब अगर आप ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और 2 सेम है कि नहीं है? 101 टी माइनस 20, और ये वाला जो चीज है उसको उधर लेके चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो क्या लिखूंगा देखो, 20 इंटू 0.8 इंटू 80 माइनस टी प्लस 10 इंटू 0.6 60 माइनस टी। क्या ये और वो एक ही बात है? 10 इंटू 0.6 60 माइनस टी, 20 0.8 80 माइनस टी। देख, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है, और इस तरफ का LHS, इस तरफ का RHS सेम है। सो देयरफॉर मैं क्या कह रहा हूं, आपको परेशान नहीं होना है कि टेम्परेचर किसके किसके बीच में रहेगा। आप कुछ भी पकड़ सकते हैं, किसी के भी बीच में पकड़ लो, या किसी सबसे कम मान लो। मानो कि एक ही बॉडी हीट रिलीज किया, बाकी सब एब्जॉर्ब किया। जैसे कि हमने यहां माना, हमने माना कि जो मैक्सिमम हीटेड बॉडी है, जो
मैक्सिमम हीटेड बॉडी है, आप अज्यूम कर सकते हैं कि सिर्फ वही हीट दे रहा है, बाकी सब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। सो यू कैन जस्ट अज्यूम दिस इज रिलीजिंग हीट एंड एवरीथिंग एल्स इज एब्जॉर्बिंग हीट। तो फाइनल टेम्परेचर को आप T पकड़ सकते हैं और ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि सिर्फ ये हीट देगा तो इसका टेम्परेचर सिर्फ डिक्रीज होगा, बाकी सबका इंक्रीज होगा, बाकी सबका इंक्रीज होगा, ऐसा करके assumption, so this will be the equation, and then after writing this equation you can solve it and you'll get the corresponding value of T. So this is the principle of calorimetry. ठीक है, okay, now this was the basic principle of calorimetry. मिक्सिंग करते हैं, और भी मिक्सिंग का क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, लास्ट में 3-4 questions where latent heat of fusion and vaporization will also come, and mixing वाले questions रहेंगे, but for the time being I'll teach you some yeah, just one more thing is left and that is water equivalent. So there is sorry, there is one term and that is called water equivalent. What is this? हम assume करते हैं किसी there is a body of mass m made of material A, ठीक है, I give it some heat Q, ठीक है ना, and let me consider that there is a beaker where there is some water, the mass of the water is m, all right. So when I give this Q, suppose इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, इसका टेम्परेचर कितना से बढ़ा, ध्यान सुनना, ये जो मटेरियल है मैंने इसको कुछ हीट दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया 1 डिग्री सेल्सियस से, इतना ही हीट अगर मैं यहाँ पे दूं, इतना ही हीट में अगर यहाँ पर मैं दूं, और ये जो भी मास ऑफ वाटर है इसका भी टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है, तो ये मास को कहते हैं इस सिस्टम का वाटर इक्विवेलेंट. M is called water equivalent of the left hand side of the LHS. Water equivalent of the LHS मतलब बेसिकली मतलब क्या है कि कोई भी एक मास लेते हैं, उसका अपना कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, जो भी होगा, इसको अगर मैं Q हीट सप्लाई करूं, Q हीट सप्लाई करने के चलते उसका जो टेम्परेचर में चेंज आया 1 डिग्री सेंटीग्रेड आया, तो मैं कितना मास ऑफ वाटर लूं, कितना मास ऑफ मैं वाटर लूं कि उसको भी अगर मैं उतना ही हीट दिया तो टेम्परेचर चेंज कितना हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस मास ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, वाटर इक्विवेलेंट फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम, एंड केजी में होता है, वाटर इक्विवेलेंट किस में होता है, केजी में या ग्राम में, इट बेसिकली करेस्पॉन्ड्स टू द रिक्वायर्ड मास ऑफ दैट वाटर, ठीक है। ये एक डेफिनेशन है समझने के लिए, पूरा देसी डेफिनेशन दिया मैं, इसका थोड़ा अच्छा से अगर डेफिनेशन बोलना रहता है तो ऐसे करके लिखते हैं, देखो Q क्या होता है, ms डेल्टा थीटा, ठीक है। सो दूसरा डेफिनेशन ये है, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट हैज सेम हीट कैपेसिटी as that of a system is called water equivalent for that system. The amount of water that has same heat capacity as that of a system is called water equivalent for that system. मान लो मैं Q हीट देता हूं और टेम्परेचर राइज करता हूं 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो मास ऑफ सब्सटेंस से और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस से अगर कुछ हीट दिया और टेम्परेचर राइज हुआ समथिंग से डेल्टा थीटा ओनली, तो बात है कि उतना ही हीट अगर मैं दूंगा ना सम अमाउंट ऑफ वाटर को, तो उसका भी जो टेम्परेचर है वो डेल्टा थीटा ही राइज करना चाहिए। समझ रहे हैं आप, अगर मैं इस सिस्टम को Q हीट सप्लाई करूं तो इसका टेम्परेचर कितना बढ़े, डेल्टा थीटा ये है, तो मैं कितना वाटर लूं, कितना वाटर लूं कि लेने से उसको भी अगर मैं Q हीट सप्लाई करूं ना तो उस वाटर का टेम्परेचर भी डेल्टा थीटा ही इंक्रीज करे एग्जैक्टली, तो उस मास ऑफ वाटर को कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। तो ये बेसिकली क्या होगा, कब होगा, जब MAS इक्वल टू MWHW, इक्वल टू MWHW, इसलिए लिखाया था, इसको क्या कहते हैं बताया था लास्ट वीडियो में, इसको कहते हैं हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, एंड दैट इज द heat capacity or thermal capacity of water. The definition goes like this: amount of water that has same heat capacity as that of a substance
फॉर अ सिस्टम इज कॉल्ड द वाटर इक्विवेलेंट फॉर दैट सिस्टम। यही है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, देखो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसका यूज लेकर, इसे ये देख के डरना नहीं है, पर ये समझना है अच्छे से कि वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता क्या है, कि उस सिस्टम को हटा करके एग्जैक्टली अगर उतना मास ऑफ द वाटर में लेके आ गया, दोनों बात बराबर ही है। कैसे यूज आता है देखो, सपोज बोलता है कि देयर इज अ वेसल ऑफ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 20 ग्राम्स। ठीक है, ये वेसल है जिसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है 20 ग्राम्स, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है 80 ग्राम वाटर। 80 gram water is already filled in this. Now it is said the initial temperature is 20 degrees Celsius of system. Find heat needed to make the final temperature 80 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हीट चाहिए कि फाइनल टेम्परेचर इसका कितना हो जाए 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। ठीक है, कैसे करके सॉल्व करेंगे देखो, सिस्टम में तो वेसल भी है, इसका वाटर इक्विवेलेंट है 20 ग्राम, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि ये वेसल को हटा के जस्ट पुट लाइक 20 ग्राम ऑफ वाटर इनसाइड द मेन वाटर। मेन वाटर कितना है, मेन वाटर ऑलरेडी दिया हुआ है 80 ग्राम, उसमें 20 ग्राम आप ऐड कर दीजिए। सो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ वाटर दैट आई हैव 100 ग्राम्स। So what is the heat that is needed? M S delta theta is 60, that is 6000 calorie, that is 6 kilocalorie. समझ में आया? This is how we do the calculations. आपको वेसल का वाटर इक्विवेलेंट दे दिया है, तो वेसल के लिए भी कुछ हीट चाहिए होगा जो हमने अकाउंट में नहीं लिया, क्योंकि अगर देखो सपोज क्वेश्चन ये दे सकता था आपको, एक तो ये हो गया, या फिर दूसरा बोल सकता था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज दिस मच, मास ऑफ द वेसल इज दिस मच। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.8 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, एंड लेट द मास ऑफ द वेसल भी 10 ग्राम, नहीं ज्यादा कम हो गया। पानी कितना है से 100 ग्राम विद द मास ऑफ द वेसल। तो कितना हीट चाहिए टू मेक द फाइनल टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। देखिए इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम दिया है ना, तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम निकालने के लिए पानी का तो बढ़ाएंगे ही एमएच डेल्टा थीटा से, पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा, कर देता हूं। चलो मास कितना है इसका 80 एमएच डेल्टा थीटा, हाउ मच 80 माइनस 20 60, राइट। दिस इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज वाटर फ्रॉम 20 टू 80, एंड वेसल का भी 20 से 80 करना पड़ेगा। तो वेसल के लिए क्या लिखेंगे, मास ऑफ द वेसल m, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल, व्हाट इज डेल्टा थीटा, सेम 60। समझ में आपको? सो ये इसका, लेकिन आपको क्या अब क्वेश्चन में क्या बोला है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल इज नॉट गिवन, मास ऑफ वेसल इज नॉट गिवन, बट इसका वाटर इक्विवेलेंट दिया है 20 ग्राम। दिस बेसिकली मींस mass of the water into specific heat capacity of water should be equal to mass of vessel into this, mass of water कितना दिया है 20 into this 1 mass of vessel अपने को नहीं पता, मतलब इसका वैल्यू मेरे को बस 20 दिया हुआ है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये मैं करके ये मैं क्या करके दिखाया आपको, वाटर इक्विवेलेंट नहीं देता और वेसल का डिटेल्स देता तो ऐसे करना पड़ता, वेसल का अगर डिटेल्स देता तो ऐसे करना पड़ता कि what is the heat needed, heat needed is first part this and this is the second part, ms delta theta and ms delta theta। दोनों का आपको सिस्टम का जो हीट है बढ़ाने के लिए इसका टेम्परेचर ही बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी दोनों का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए वाटर को भी हीट देना पड़ेगा और वेसल को भी हीट देना पड़ेगा। सर वेसल का हम लोग जिक्र नहीं करते हैं, हम लोग क्वेश्चन में ऐसा ही कह सकते हैं कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द वेसल इज 20 ग्राम, so simply replace the vessel by 20 gram। I simply replace it by 20 gram and make the mass 100 gram and the heat required is 6 kilocalorie, like that we do। और essentially 20 ग्राम पानी का क्या मतलब है, this should be equal to mass of the vessel into the specific heat capacity of the vessel, ऐसा करके। तो क्वेश्चन में ये भी दे सकता था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज समथिंग, फाइंड द मास ऑफ द वेसल, अगर उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया है तो ऐसे करके निकाल लेंगे। तो एसेंशियली कंसेप्ट सारा क्लियर रखना है आपको, आई एम टीचिंग यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स and towards the end, अब end तो आ ही गया, I'll just discuss 3-4 numericals and then we'll wind up this calorimetry, and the live class will do lots of numericals। So yeah, now let me discuss just 4 numericals। स्टार्ट वहां से नहीं, स्टार्ट यहां से करते हैं, चलो फटाफट। I'll discuss 4 numericals।
सो इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल विल बी हैविंग वन आइस, मतलब अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या करेंगे कि मिक्सचर डालेंगे एंड स्टेट चेंज भी होगा, एंड देन यू हैव टू टेल द फाइनल कंपोजिशन एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर दैट देयर इज अ वेसल and there is 100 gram of water at 60 degree centigrade and there is 10 gram ice that is kept. ठीक है. 10 gram ice is kept at 0 degree centigrade. Find final temperature and composition of the system. एक बार ट्राई करिए आप खुद से. Second question is, this is a closed container, this is a closed, ढक्कन होता है ना, ढक्कन ऐसे करके ढक्कन रखे हुए, ढक्कन that is kept and there is steam inside, 1 gram steam at 100 degree centigrade and there is 5 gram of ice at 0 degree centigrade. Again question is find the final temperature and composition of the system. क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन वही है. तीसरा क्वेश्चन, कंसिडर 100 ग्राम आइस, 100 ग्राम आइस at -30 degree centigrade, 13 -50 degree centigrade and 100 gram of steam at 120 degree centigrade. Question is find the final temperature and composition of the system. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. पहला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चंस रहे जहाँ पे कॉम्पोजिशन पूछे आपसे और फाइनल टेम्परेचर पूछे तो आपको एक रफ आइडिया लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के फाइनल टेम्परेचर क्या है, कहाँ से कहाँ लाई करेगा फाइनल टेम्परेचर, ये अपने को सबसे पहले आइडिया लगना चाहिए और वो क्वेश्चन देख के ही पता पड़ेगा. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 10 ग्राम आइस दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और यहाँ पे वाटर दिया है 100 ग्राम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे. पहला चीज है आई शुड हैव एन आइडिया ऑफ फाइनल कंडीशंस. I should have an idea of the final conditions. और secondly, एक आइडिया लगाने के बाद either find a common platform to reach to, या फिर आप ये भी कर सकते हैं यूज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. मैं आपको समझाता हूं क्या है. यूज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. I'll just tell you what I've written. See, फाइनल कंडीशन का अपने को सबसे पहले तो आइडिया लगाना है. तो 10 ग्राम आइस दिख रहा है. अच्छा एक और चीज, हाँ, Q will flow till temperature is common for all, is common for the system. तो झमेला कब तक रहेगा, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहे. टेम्परेचर डिफरेंस अगर नहीं रहा, टेम्परेचर सेम हो गया सिस्टम का तो हमको टेंशन नहीं है, पर जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहा तब तक हमको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमको फाइनल कंडीशन का आइडिया लगाना है. ये 4 चीज को ध्यान में रखना है बस आपको, प्रैक्टिस करते करते सेट हो जाएगा. इसलिए 3 क्वेश्चन करा रहे हैं, सेट हो जाना चाहिए. 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 100 ग्राम ऑफ वाटर है 60 डिग्री सेल्सियस पे. तो वाटर हीट देगा और आइस हीट लेगा. तो हम समझते हैं यहाँ पे कि फॉर आइस टू टोटली मेल्ट, आइस को टोटल मेल्ट होने के लिए कितना चाहिए हीट, आइस को टोटल मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए m इंटू एल. अभी जस्ट लास्ट वीडियो में बताए थे, मास इंटू लेटेंट हीट. मास कितना 10 ग्राम और लेटेंट हीट इसका होता है 80. सो 800 कैलोरी ऑफ हीट इज नीडेड बाय द आइस टू मेल्ट फुल्ली. ओके, सो 100 ग्राम वाटर 60 डिग्री सेल्सियस पे है. वाटर को 100 डिग्री से, मतलब वाटर को 60 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आने में कितना लगेगा. देखो वाटर 60 डिग्री सेल्सियस से वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर आएगा तो हीट रिलीज करते रहेगा ना. 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो हीट रिलीज करेगा, ठंडा हो रहा है वो.
और हीट रिलीज कर रहा है, और ये हीट कौन लेगा? आइस लेगा। तो देखते हैं कि अगर 60 से 0 डिग्री पे आया, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कितना होगा? ms डेल्टा थीटा। व्हाट इज m? 100, s is 1, delta theta is 60. How much amount of heat is released? 6000 calorie. Okay. तो इतना कैलोरी में आइस तो मेल्ट हो ही जाएगा। 6000 कैलोरी वो हीट छोड़ेगा अगर 0 डिग्री तक आना है तो पानी को। उतना तक आने में तो आइस ऑलरेडी मेल्ट हो चुका, आइस को तो 800 कैलोरी ही चाहिए। सो when the water will cool, when it will release 800 calorie, in that much only ice melts. And then when this becomes water after melting, this becomes what? What is the mass? This becomes 10 gram water at 0 degree centigrade. And उस समय ये कुछ 60 डिग्री सेल्सियस से ठंडा हुआ होगा, some temperature इससे थोड़ा सा कम हुआ होगा. Now you have 10 gram of water at 0 degree Celsius and you have some water less than 60 degree Celsius. Basic principle of calorimetry can I apply to reach to a common temperature TF? 100% we can apply. बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करेंगे। एक कॉमन टेम्परेचर तक पहुंचना है मेरे को, तो मेरे को आइडिया लगा कि द टेम्परेचर शुड बी समवेयर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस फुल्ली मेल्ट हो जाएगा और वाटर उधर से, मतलब वाटर 60 डिग्री से ठंडा होते होते आ रहा है, इधर से आइस मेल्ट भी हो गया और अब आइस का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, समवेयर दे विल मीट हियर. सो द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टेकन बाय आइस, Q gained by ice should be equal to Q lost by water. ठीक है. So what is the heat gained by ice? सबसे पहले तो मेल्ट होगा, वो मेल्ट होने में उसको 800 कैलोरी चाहिए. After melting what it has become? 10 gram of H2O at 0 degree Celsius. Now यहां से यहां तक पहुंचने में कितना हीट चाहिए? Mass of the ice m, specific heat capacity of water, क्योंकि आइस मेल्ट हो गया, वाटर है अब, ठीक है ना. तो यहां से ms delta theta T minus 0, that is T. This much amount of heat is needed by the ice to reach to this common temperature. ये common temperature पे क्यों पहुंचना है? क्योंकि वहां पे आके ही equilibrium achieve हो जाएगा. common temperature आ गया तो अब equilibrium achieve हो गया. और water कितना heat छोड़ेगा? 60 डिग्री सेल्सियस से वहां तक. तो mass of the water is how much? m. Specific heat capacity of the water delta theta is 60 डिग्री सेल्सियस से T तक गया, तो 60 minus T. ठीक है. So we'll solve this. फाइनल टेम्परेचर अपने को पता पड़ेगा. सो दिस इज द फाइनल टेम्परेचर 520 by 11 डिग्री सेंटीग्रेड. कैसे किए? सारा स्टेप्स क्लियर है ना? स्टेप्स बहुत जरूरी है समझना इसमें, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन देखिए. 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे है और 5 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे. सबसे पहले हमको क्या चाहिए? फाइनल स्टेट का आइडिया चाहिए, जैसा कि हमने कहा था. यहाँ भी हमने सबसे पहले, मैं रिवीजन करा देना. देख, सबसे पहले हमको आइडिया लगाना पड़ रहा था कि फाइनल टेम्परेचर किधर होगा. आइडिया लगना चाहिए, लगेगा भी, क्वेश्चन देख के लग जाता है, क्योंकि आइस को देखना मेल्ट होने में इतना लगेगा ना, और तो 6000 कैलोरी दे देगा. इसका मतलब ये पूरा मेल्ट होके आइस धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और ये उधर से घट रहा होगा, वाटर का 60 डिग्री सेल्सियस से घटते घटते 0 डिग्री सेल्सियस पे आने में इतना वो रिलीज कर देगा, पर इतना तो चाहिए ही नहीं. उससे पहले ही आइस और इसका टेम्परेचर तो मेल्ट हो गया, ये वाटर और ये वाटर का टेम्परेचर कुछ कॉमन में पहुंच जाएगा. तो अपने को आइडिया लग रहा है कि टेम्परेचर ऐसा कुछ रहेगा, और फिर हम फटाक से प्रिंसिपल ऑफ कैलरीमेट्री अप्लाई किए. उसी तरह से आपको अंदाजा लगाना है कि यहाँ पर क्या होगा. ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा. सेकेंड सॉल्यूशन देखते हैं. सो 1 ग्राम ऑफ स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 5 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. हम अगर एक चीज ध्यान से समझें, 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री, इसको मेल्ट करने में कितना चाहिए? ml अगेन. सो m into l is 80. How much amount of heat is needed? 85 is 400 calories is needed. Okay. And 1 gram steam at 100 डिग्री सेल्सियस. 1 ग्राम स्टीम भी कहाँ पे है? 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है. तो 1 ग्राम स्टीम को, इसको हीट चाहिए टू मेल्ट. हीट कौन देगा? स्टीम देगा. कितना हीट रिलीज करेगा अगर ये पूरा मेल्ट हो, मतलब इसी पूरा क्या बोलते हैं, कंडेंस हो जाए तो? कंडेंस समझ रहे हैं ना आप लोग? स्टीम से वाटर बन जाए, पूरा पूरी कंडेंस हो जाए तो कितना हीट रिलीज करेगा? m into l. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज करेंगे. देख, चाहे आप लिक्विड से स्टीम बनाओ, मतलब वाटर से स्टीम बनाओ, या स्टीम से वाटर बनाओ,
Q इक्वल टू ml ही लगेगा, वेयर L इज 540 कैलोरी पर ग्राम। चाहे 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करें या 1 ग्राम स्टीम को कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट करें, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड हैज टू बी 540 कैलोरीज ओनली। In case you want to go from water to steam, 540 calories of heat has to be absorbed so that I become steam. And if I want to go from steam to water, then in that case heat is liberated, क्योंकि steam के पास ज्यादा heat रहता है, वो heat liberate करता है। समझ रहे हैं आप? 1 ग्राम के लिए 540 calories of heat will be liberated to the surroundings. Other parties can take this heat. So दोनों ही एक्सचेंज में Q इक्वल टू ml ही फॉलो होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का ही वैल्यू फॉलो होगा। ठीक है, नाउ हम देख रहे हैं कि आइस को मेल्ट करने में इतना ही कैलोरी चाहिए, और अगर स्टीम पूरा पूरा कंडेंस हो गया पानी में तो 540 कैलोरी रिलीज कर देगा। ओके, तो होगा क्या रियलिटी में? होगा कुछ ऐसा कि स्टीम तो रिलीज कर रहा है एनर्जी, तो 400 कैलोरी ही जब रिलीज करेगा तो आइस तो मेल्ट हो गया, और आइस का मेल्ट होके क्या आया? 5 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आया। अब यहां से ये फर्दर हीट होना स्टार्ट होगा, और अच्छा, यहां से फर्दर हीट होना स्टार्ट होगा। अच्छा, हीट होते होते मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है? ये मेल्ट होके क्या बना? देख, 100 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम स्टीम, ये क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर बना। ठीक है ना, क्लियर है? अब ये जो स्टीम है, ये सॉरी, ये जो वाटर बना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक अगर उसको पहुंचना है तो कितना और हीट उसको चाहिए? सपोज इसको 100 डिग्री वाटर तक पहुंचना है सपोज, तो कितना हीट और चाहिए? ms डेल्टा थीटा, m है 5, s है 1 और डेल्टा थीटा इज 100। इसको 500 ग्राम और हीट चाहिए, पर क्या 500 ग्राम और हीट है? टोटल हीट कितना? देख, 400 मेल्ट होने में, 500 100 डिग्री तक जाने में, तो टोटल 900 है चाहिए, पर है कितना? 540। 540 1 ग्राम अगर स्टीम मेल्ट करता है तो 540 रिलीज करेगा। हाँ ठीक है, चलेगा। तो क्या होगा देखो, जब ये पूरा का पूरा पानी बन गया तो समवेयर इन बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस और ये तो पूरा का पूरा मेल्ट होके 100 ग्राम स्टीम है ना, ये कितना बन गया? 540 कैलोरी रिलीज कर रहा है, और इसको चाहिए 400, तो पूरा का पूरा ये मेल्ट हो जाएगा। और 540 कैलोरी, ठीक है, 540 कैलोरी से ये क्या बन गया है? स्टीम हैज 540 विल बी रिलीज्ड, या एक्चुअली आप इसको ऐसे समझो, देखो 500 कैलोरी क्या चाहिए? 500 कैलोरी इज नीडेड बाय दिस अमाउंट ऑफ वाटर टू गो टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पर में स्टीम पूरा का पूरा अगर कंडेंस हो जाए, पूरा का पूरा कंडेंस होगा तो 540 कैलोरी वो हीट रिलीज करेगा। तो पानी को टोटल फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस तक कितना चाहिए? 900 कैलोरी, जबकि उतना मिल नहीं रहा, 540 ही है। तो इसका मतलब 540 से फर्दर वो हीट रिलीज करते रहेगा, और बीच में कहीं 0 और 100 के वो लोग मैच करेंगे। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, मैं दोबारा एक बार समझा दूंगा आप लोग को, वरना समझाऊंगा तो मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। एक बार दिखाता हूँ, देख क्या होगा ना, समवेयर T कॉमन टेम्परेचर आएगा। आई होप ये आइडिया लग रहा है आप लोग को, क्योंकि 400 कैलोरी, देख 400 कैलोरी ऑफ हीट इसको मेल्ट तो कर ही देगा रे, 540 तो रिलीज करेगा वो पानी बनने में ही, तो 400 कैलोरी में ही तो ये गल गया पूरा, और गल के फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज भी तो करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी भी स्टीम है, 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है वहां पे अभी भी, पूरा का पूरा स्टीम जब तक मेल्ट नहीं कर जाता उसका टेम्परेचर 100 से चेंज तो होने वाला है नहीं, और इसका तो 0 डिग्री है तो बढ़ेगा ना। अब ये प्रॉब्लम है, अगर पूरा बढ़ जाए 100 डिग्री सेल्सियस तक तो उसके लिए और 500 कैलोरी चाहिए, ms डेल्टा थीटा, और 500 कैलोरी चाहिए, और यहाँ पे 540 में वो पूरा का पूरा स्टीम वाटर बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, और वहां से हीट रिलीज करते करते, और ये फिर जो यहाँ पे जो वाटर बना ये कहीं चलते चलते बीच में मीट करेंगे, दैट कॉमन टेम्परेचर BT। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज गेन्ड बाय आइस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज गिवन बाय स्टीम। आइस कितना देगा, एम एच डेल्टा थीटा, इसको चाहिए कितना, 400 में वो मेल्ट किया है, प्लस एम एच डेल्टा थीटा बोले तो समवेयर टी पे आएगा वो, तो मास कितना है इसका 5 ग्राम ऑफ आइस एम, और वो वाटर बन चुका है, सो एम एच डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा उसके लिए, फाइनल माइनस इनिशियल। एंड इसका अगर हम देखें तो, उसका अगर हम देखें तो 540 तो वो रिलीज किया ही, प्लस अब वो वाटर बन चुका है तो वाटर से वहां तक एम एस डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा इज गोइंग टू बी फाइनल टेम्परेचर इज टी बट इट ड्रॉप्ड फ्रॉम 100, सो 100 माइनस टी, क्योंकि इतना हीट वो रिलीज कर रहा है तो 100 माइनस टी, so this is 400 plus 5t should be equal to 540 plus 100 minus t, so this implies 60 should be equal to 240 and t is 40 degree Celsius, so this is the final temperature। ये वाला है अपना फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये देख के आपको आइडिया लगना चाहिए कि आइस पहले मेल्ट करेगा, उसके लिए 400 कैलोरी ऑफ हीट चाहिए, जबकि ये पूरा का पूरा कंडेंस होने 540, मतलब यहाँ से 400 कैलोरी पे मेल्ट तो हो गया आइस, और पर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और यहाँ पे स्टीम इज स्टिल देयर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने में 500 कैलोरी और लगेगा, ऊपर उतने में 540 में तो ये आइस, ये जो स्टीम है पूरा का पूरा कंडेंस हो ही जाएगा, इसका मतलब ये तो कंडेंस होगा ही गारंटीड पूरा का पूरा, समझ रहे हैं आप। पर वाटर, ये जो वाटर था ये 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जा पाएगा, बीच में कहीं जाके उधर से टेम्परेचर आके इसको दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। तो वो आइडिया आपको फाइनल आइडिया लगना चाहिए हमेशा क्वेश्चन देख के। तो तीसरा क्वेश्चन दिया था वो मेरे को याद है, दैट वाज 100 ग्राम आइस एट -50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 ग्राम स्टीम एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। होपफुल दिस वाज द क्वेश्चन। सो क्या होगा यहाँ पे देखना पड़ेगा, देख सबसे पहले तो हम आइस को लेके आते हैं, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना क्यू चाहिए, एम एच डेल्टा थीटा, एम इंटू एस और डेल्टा थीटा इज 50, सो ये कितना होगा 5000 का हाफ 2.5 किलो कैलोरी, ध्यान से देखना 2.5 किलो कैलोरी, ठीक है। अच्छा, हमको एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि कहां तक फाइनल टेम्परेचर रहे, तो एक अप्रोक्सीमेट देखना पड़ेगा हमको। आइस है ना, इसको सपोज मैं पूरा पूरा का पूरा वाटर बनाता हूं, आइस एट सॉरी वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना m इंटू एल और मेल्ट करेगा, m इंटू आइस के लिए 8 किलो कैलोरी, मतलब 10.5 किलो कैलोरी अभी तक इसको वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे लाने में लगा है। एक्चुअली मैं क्यों ऐसा आइडिया लगा पा रहा हूँ, क्योंकि देखो स्टीम का जो लेटेंट हीट होता है बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू आइस, तो 100 ग्राम ऑफ स्टीम एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, ये भी देखो ये ठंडा चीज है, गर्म चीज है, ये ठंडा हीट लेगा और ये हीट देगा, ठीक है। इसको अगर थोड़ा ठंडा करें तो क्या आएगा, 100 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना क्यू रिलीज करेगा ये, एम एच डेल्टा थीटा, एम एस स्टीम के लिए भी इतना होता है, डेल्टा थीटा विल बी 20, सो दिस इज 1 किलो कैलोरी। एंड अभी तक ये 100 डिग्री है, ये 0 डिग्री पे ही है, तो इसको और थोड़ा अगर ठंडा करूं मैं, स्टीम एट 100 है ना, ओके। सो स्टीम अब फर्दर अगर पूरा पूरा सपोज पूरा का पूरा कंडेंस करना है, तो 100 ग्राम वाटर मिलेगा मेरे को एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कब, m इंटू एल का हीट रिलीज पे, m कितना है इतना और l कितना है रे 540, तो दिस इज 54 किलो कैलोरीज, तो काफी हीट रिलीज हो गया यहाँ पे, तो अभी हम 10.5 पे ही हैं। 10.5 किलो कैलोरीज पर क्या हो रहा है, मेरे को वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जा रहा है, जबकि टोटल 1 किलो कैलोरी प्लस 54 किलो कैलोरी, मतलब टोटल 55 किलो कैलोरी रिलीज हो जा रहा है जब मेरे को ये मिल रहा है 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 54 किलो कैलोरी वहीं पे रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे हम सिर्फ 10.5 एब्जॉर्ब करके यहाँ तक आ जा रहे हैं।
अच्छा, अब अगर हम सपोज यहाँ से, और अभी तो इधर बहुत ज्यादा रिलीज हो गया, यहाँ पे थोड़ा और देखते हैं। सपोज मेरे को 100 डिग्री तक जाना है, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो और कितना एब्जॉर्ब करेगा, एम एच डेल्टा थीटा, एम एस, और 0 डिग्री सेल्सियस से 100, तो कितना है ये, 10 किलो कैलोरी। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें 10.5 प्लस 10, तो 20.5 किलो कैलोरी में, ध्यान से देखो, 20.5 किलो कैलोरी में ही क्या मिल जा रहा है हमको, 20.5 किलो कैलोरी में क्या मिल जा रहा है हमको, आई एम गेटिंग वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो पहुंच जाएगा आराम से, क्योंकि 100 ग्राम वाटर अगर स्टीम को पूरा कन्वर्ट करना तो 54 किलो कैलोरी रिलीज कर सकता है वो, जबकि 100 डिग्री तक यहां से इसको पहुंचने में चाहिए सिर्फ 20.5 किलो कैलोरी। तो गारंटी ये तो पहुंच ही जाएगा 100 डिग्री तक। इसका तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम डायरेक्ट ही फाइनल टेम्परेचर यहां बता सकते हैं, डायरेक्ट, क्योंकि ये स्टीम मेल्ट होते, स्टीम बोल रहा हूं, मेल्ट नहीं होगा, स्टीम मतलब कंडेंस होगा ही इन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसिंग, ये यहां से उठ के 100 डिग्री तक पहुंच चुका होगा, क्योंकि स्टीम को पूरा का पूरा कंडेंस होने में तो इतना हीट रिलीज कर देगा, तो इतना हीट रिलीज करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पहुंच ही गया यहां तक 100 डिग्री सेल्सियस तक। इसको टोटल कितना चाहिए, 20.5 ही चाहिए ना रे, यहाँ पे आइस को 2.5, फिर ये वाला 8 किलो कैलोरी और ये 10, तो टोटल चाहिए इतना ही, इतना रिलीज करने कैपेसिटी। ओके, तो टेम्परेचर तो फाइनल पता पड़ रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस है। कॉम्पोजिशन कैसे पता करेंगे, तो ये पूरा का पूरा आइस तो वाटर बन गया 100 डिग्री, और ये वाटर ही रहेगा अब, ये चेंज होने वाला नहीं है, तो और हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। एक बार 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया ये, और इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है, अभी कंडेंस हो ही रहा था गैस, कि देखा कि जो पड़ोसी आया था उसका भी 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, तो और हीट एक्सचेंज नहीं होगा। कहां पे कॉम्पोजिशन चेंज आएगा, कि ये जो स्टीम था कुछ क्या होगा, चेंज हो जाएगा कंडेंस होके वाटर में। कितना चेंज होगा वो देखो, 20.5 किलो कैलोरी हीट रिलीज करना है इसको, ताकि इसका 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, तो 20.5 मतलब 1 तो यहाँ पे रिलीज किया, बाकी 19.5 और रिलीज करेगा। उस 19.5 किलो कैलोरी का मतलब 19,500 कैलोरी, so this Q equals to M into L, so this L is 540, so what this is the mass of the vapor that has to condense to release this much amount of heat, that is 1950 by 54 grams. So itna mass of water will get condensed, this much gram of water will get condensed, समझ में आ रहा है। तो कितना वाटर बचा, दिस मच, लेट दिस बी m1। टोटल वाटर कितना है मिक्सचर में, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये 100 ग्राम तो पहुंचा ही, प्लस m1, दिस इज द टोटल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। और अगर स्टीम का कॉम्पोजिशन कितना है, देख 100 ग्राम स्टीम था, उसमें से इतना मेल्ट कर गया, इतना कंडेंस कर गया, तो बचा कितना, 100 minus 1950 by 54, that is 5400 minus 1950 by 54, that is 1950, so it is 0 5, 13 minus 9 is 4, 3450 by 54 gram of steam is remaining, ठीक है। so this is how we solve the questions of these mixtures। मिक्सचर क्वेश्चन में आपको एक फाइनल आइडिया पता करना पड़ेगा कि फाइनली कहाँ पे जा करके वो मिक्सचर रुकेगा, और अगर टेम्परेचर सेम हो गया तो टेम्परेचर सेम हो गया तो फिर फर्दर हीट एक्सचेंज नहीं होता, और फिर आपको देखना पड़ेगा कॉम्पोजिशन क्या है। तो जो पहला दो क्वेश्चन लिया था उसमें फाइनल टेम्परेचर का आइडिया लग जा रहा था, और इस क्वेश्चन में भी टेम्परेचर का आइडिया लग जा रहा है। तो सबसे पहले आपको टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर का आइडिया लगाना है, एंड देन डिसाइड करना है कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर यूज करके और टेम्परेचर निकालें, कि डायरेक्ट पता पड़ जा रहा है फाइनल टेम्परेचर क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में था फाइनल टेम्परेचर का डायरेक्ट पता पड़ जा रहा है कितना है, देन वी जस्ट हैव टू एडजस्ट द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। So this is how we solve these questions. So just a question आया था, this came in I think 2019. This was again a simple question. Consider that there is a vessel that is airtight and no heat exchange take place between this vessel and the surrounding. No heat exchange will take place between this thing and the surrounding. Just there is a small hole, and initially there is 150 grams of water at 0 degree centigrade.
दिया है क्वेश्चन में 150 ग्राम ऑफ वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और बोला है एयर इज पम्प्ड आउट अभी. नाउ द एयर इज पम्प्ड आउट. जस्ट लेट मी चेक वंस. Yeah. Now the air is pumped out such that ice, it is observed that the ice is formed, some amount of ice is formed, some ice is formed, and remaining water gets evaporated, find the ice remaining in this vessel. एक बार मैं फिर से क्वेश्चन समझा दे रहा हूं. देखो, ये एक एयर टाइट वेसल ऐसे करके रखा हुआ है और इसमें से एयर को हमने पंप किया. 150 ग्राम ऑफ वाटर इज केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस इनिशियली. दिस इज द इनिशियल कंडीशन दैट इज गिवन. इसमें से हमने पंप किया सब कुछ, और हीट एक्सचेंज हमको नेग्लेक्ट करना है. आपस में ही जो हीट एक्सचेंज करेगा. बोला है अंदर में कुछ आइस बचेगा. फाइनल सिनेरियो विल बी समथिंग लाइक दिस. फाइनल सिनेरियो में थोड़ा सा कुछ आइस बचेगा अंदर में, बाकी सारा इवेपोरेट कर गया. छेदा था यहाँ से जो एयर पंप किए उसके चलते इवेपोरेशन हुआ, और सारा का सारा जो वाटर था वो वेपर बन के उड़ गया. तो आपको पता करना है कितना आइस बचेगा. नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग. आपस में ही जो ये लोग हीट एक्सचेंज किए कौन? वेपर और ये आइस. ठीक है, एक बार ट्राई करिए फिर देखिए. So let us say that m gram of ice remains. m gram of ice remains. अब ये जो m gram of ice है, ये कुछ वाटर ही था इनिशियली. कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या बन गया? आइस. और यही कुछ इसमें से कुछ अमाउंट क्या बन गया? वेपर. तो लेट अस से m ग्राम ऑफ आइस बना. m ग्राम ऑफ आइस हीट रिलीज करेगा कितना? अगर m बना है तो m इंटू एल. एल कितना होगा? आइस के लिए कितना होता है? 80. तो दिस इज ml. अच्छा, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था आपको कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 2.1 इंटू 10 का पावर 6 जूल per kg per Kelvin per degree Celsius, and latent heat of fusion of the ice is 3.36 into 10 to the power 5 joules per kg per degree Celsius. Like that. ये डेटा में दिया हुआ था. अब एक बार ट्राई, कैलोरी में नहीं दिया हुआ था. It was given in joules only. ठीक है, we'll quickly solve it because time is running out. So यहाँ पे आइस जब मेल्ट होगा तो कितना? m into the latent heat of ice. दैट इज आइस मेल्ट हुआ तो इतना हीट वो रिलीज करेगा 3.6 इंटू 10 टू पावर 5. यही हीट पानी एब्जॉर्ब करके स्टीम बन जाएगा. यही हीट जो वो रिलीज करेगा ना, आइस कुछ रिलीज किया हीट, आइस बनने में कुछ हीट रिलीज हुआ, वही हीट एब्जॉर्ब करके वाटर विल इवेपोरेट. सो वाटर कितना बचेगा? 150 माइनस m, राइट? सो दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इक्वल्स टू आइस कितना वो उसको, बाकी जो पानी बचा है इसको कितना हीट मिला? इतना ही अमाउंट ऑफ हीट मल्टीप्लाइड बाय वेपर कितना है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 2.1 इंटू 10 का पावर 6. ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है आपको? ये m इंटू एल क्या है? m into L is the heat released by ice. और ये जो हीट रिलीज किया ये कौन लेगा? ये जो हीट रिलीज किया है 150 माइनस m लेगा. सो दिस Q, लेट दिस बी Q. ये जो हीट रिलीज किया है, दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग दैट हैज टू टेक, हु हैज टू टेक वाटर. और वाटर को अगर वेपोराइज होना है, इतना तो आपने हीट सप्लाई किया, वाटर कितना वेपोराइज होगा? मास कितना बच रहा है रे? 150 माइनस m. क्वेश्चन में बोला है पूरा का पूरा इवेपोरेट कर गया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था. तो इसलिए इतना अमाउंट ऑफ वाटर विल कंप्लीटली वेपोराइज, एंड वेपोराइज कर रहा है तो ये जो हीट दिया किसके बराबर होना चाहिए? इनटू इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.1 इंटू 10 का पावर 6. देयरफॉर इट इज इक्वेटेड कि जितना हीट आइस रिलीज करेगा उतना ही हीट ये एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि पूरा का पूरा ही चेंज हो गया है वेपर में. m इंटू उसका लेटेंट हीट. देयरफॉर आप यहां से सॉल्व करेंगे, m का वैल्यू निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 129 या 130 केजी, अप्रोक्स 129 टू 130 केजी, केजी नहीं ग्राम
सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, ठीक है। सो दिस इज द मास ऑफ आइस दैट विल रिमेन। यहाँ से आप बस m को सॉल्व कर लेना है, सिंपल कैलकुलेशन है, तो कुछ टफ नहीं, ठीक है। सो हियर वी विल बी सो हियर वी कंप्लीट आवर कैलोरीमेट्री पोर्शन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।